आप सभी विद्यार्थियों का आज अपने बीए पार्ट तृतीय वर्ष के मैक्स वेबर के जो अंतिम अवधारणा है आदर्श प्रारूप की अवधारणा में स्वागत है। आदर्श प्रारूप की चर्चा हम पूर्व के व्याख्यान में कर चुके हैं और हम आदर्श प्रारूपों की विशेषताओं, आदर्श प्रारूपों की परिभाषा और आदर्श प्रारूपों के माध्यम से समाज मैक्स वेबर द्वारा जो सामाजिक अध्ययन प्रस्तुत किए गए उनकी व्याख्या कर चुके हैं। इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और वेबर ने जो अपने अध्ययनों में कई प्रकार के आदर्श प्रारूप बनाए उनकी पुनः मैं आपको चर्चा करता हूँ। सामाजिक क्रिया के आदर्श प्रारूप की चर्चा मैं कर चुका था। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 आदर्श प्रारूप बनाए थे। दूसरा है सत्ता के आदर्श प्रारूप। सत्ता आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित अवधारणा नहीं है। मैक्स वेबर ने सत्ता का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया और कहा कि ये जो 3 वर्गीकरण है यह सत्ता के 3 आदर्श प्रारूप है और किसी भी सत्ता को समझने के लिए यही वर्गीकरण महत्वपूर्ण होता है। तीसरा प्रशासन तंत्र के आदर्श प्रारूप। यह अवधारणा आपके पाठ्यक्रम में है। कर्मचारी तंत्र के आदर्श प्रारूपों की चर्चा मैक्स वेबर के कर्मचारी तंत्र की अवधारणा के अध्ययन के समय अपने द्वारा की जा चुकी है। प्रोटेस्टेंट धर्म के आदर्श प्रारूपों की चर्चा मैं कर चुका हूं। आधुनिक पूंजीवाद की प्रकृति के आदर्श प्रारूपों की चर्चा भी मैं आपके सामने कर चुका हूं और इन दोनों के मध्य सहसंबंधों के आधार पर मैक्स वेबर का जो ऐतिहासिक कथन है कि प्रोटेस्टेंट धर्म ने या आदि संरचना भी आधार संरचना को निर्मित करती है, जो मार्क्स के कथन के बिल्कुल विपरीत है, विकसित किया गया। और वेबर ने कैथोलिक धर्म के आदर्श प्रारूपों को भी बनाया और इस धर्म के आदर्श प्रारूपों के माध्यम से यह कहा कि पूंजीवाद की प्रकृति और कैथोलिक धर्म के आदर्श प्रारूपों के मध्य सहसंबंध नहीं है। अतः कैथोलिक धर्म के धर्मावलियों में या इस धर्म को मानने वालों में पूंजीवाद का विकास भी नहीं हुआ है। अब हम मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूपों की अवधारणाओं की कुछ आलोचनाओं पे अध्ययन करेंगे या अवगत होंगे। सर्वप्रथम जो पहली आलोचना है वह है कि किसी भी सामाजिक प्रघटना की अमूर्तता के स्तर पर माप अत्यंत कठिन है। यह जो कथन है यह बहुत महत्वपूर्ण कथन है। बीए पार्ट फर्स्ट के जब आप विद्यार्थी थे तब मैंने आपको अवगत कराया था कि समाजशास्त्र के विज्ञान बनने में जो सबसे बड़ी समस्या है वह है कि सामाजिक घटनाओं का मापन नहीं किया जा सकता। यहाँ मैक्स वेबर ने भी आदर्श प्रारूपों का निर्माण किया और सामाजिक समस्याओं, सामाजिक प्रघटनाओं, संबंधों में आने वाली उस समस्या को दूर करने का प्रयास किया जिसे हम मापन के नाम से जानते हैं। यहाँ मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप की आलोचना भी इसी आधार पर की गई कि जो सामाजिक प्रघटनाएं, सामाजिक समस्याएं अमूर्त स्तर पर होती हैं, अर्थात दिखाई नहीं देती, अवलोकित की जा सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं, अनुभव की जा सकती हैं, का मापन बहुत कठिन है। और जब मापन कठिन है तो आदर्श प्रारूपों का निर्माण भी कठिन हो जाता है। ऐसे में आदर्श प्रारूप पूर्ण रूप से निर्मित किया जाना संभव नहीं होगा। यह मैक्स वेबर की प्रथम आलोचना है। दूसरी आलोचना, सामाजिक घटनाओं का मापन संभव नहीं है, अतः एक पक्षीय तर्क संगतता और वस्तुनिष्ठता विवादास्पद हो जाती है। जब सामाजिक घटनाओं का मापन ही संभव नहीं है तो यह आरोप आदर्श प्रारूपों को कमजोर करने में लगाया जा सकता है या आलोचना की जा सकती है कि आदर्श प्रारूप एक पक्षीय तर्क संगतता को उत्पन्न करेंगे, वस्तुनिष्ठता भी विवादास्पद हो जाएगी
क्योंकि सामाजिक घटनाओं का मापन नहीं किया जा सकता। तीसरी जो आलोचना है वह है आदर्श प्रारूपों के आधार पर सार्वभौमिक नियमों का निर्माण संभव नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण आलोचना है मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूपों की, कि आदर्श प्रारूप सार्वभौमिक रूप से, जब मैक्स वेबर कहते हैं कि एक ही प्रघटना के कई आदर्श प्रारूप निर्मित किए जा सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक आदर्श प्रारूपों के आधार पर जो अध्ययन किया जाएगा वह अध्ययन सार्वभौमिक रूप से लागू भी नहीं होगा। अतः आदर्श प्रारूपों के आधार पर सार्वभौमिक नियम या सिद्धांत नहीं बनाए जा सकते हैं। मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप आनुभाविक अध्ययनों को कोई महत्व नहीं देता है। अर्थात आदर्श प्रारूप के आधार पर किसी भी सामाजिक समस्या, सामाजिक घटना, सामाजिक प्रघटना का जब अध्ययन किया जाता है तो इसके जो निष्कर्ष हैं वह आनुभाविक रूप से संभव नहीं है। आदर्श प्रारूप आनुभाविक अध्ययनों को कमजोर करता है। यहाँ पर आपका मैक्स वेबर का आदर्श प्रारूप की जो अवधारणा है वह पूर्ण होती है। चूँकि यह बहुत शॉर्ट समय में हुआ आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर का पद्धति शास्त्रीय दृष्टिकोण है, इसको समझे बिना मैक्स वेबर की अवधारणाओं को नहीं समझा जा सकता। मैंने मैक्स वेबर की अवधारणाओं को आपको पूर्व में पढ़ाया और आदर्श प्रारूपों को अंत में पढ़ाया, और अब आप मैक्स वेबर की सभी अवधारणाओं को आदर्श प्रारूप के माध्यम से समझेंगे तो मैक्स वेबर को समझना सरल हो जाएगा। आज आपका यहाँ पर मैक्स वेबर का जो अवधारणा है या इसका जो संपूर्ण जो पाठ्यक्रम है मैक्स वेबर से संबंधित वह पूर्ण हो रहा है। और अब हम 1 सितंबर से जो अगली जो चर्चा करेंगे वह करेंगे कार्ल मार्क्स के ऊपर। कार्ल मार्क्स महत्वपूर्ण विचारक हैं। पूरे विश्व में आज भी मार्क्सवादी विचारधारा परिपक्व रूप से स्वीकार की जाती है, और विश्व के 2 प्रमुख देश जिसमें रूस और चाइना आते हैं आज भी मार्क्सवादी विचारों पर आधारित देश रहे हैं, और इनकी राजनीति में मार्क्सवादी विचारधाराओं का विशेष प्रभाव देखा जा सकता है। तो 1 सितंबर से अब हम कार्ल मार्क्स पर चर्चा करेंगे, और सितंबर माह में ही हम हमारी जो सेकंड पुस्तक है जिसे भारतीय समाज के नाम से हम जानते हैं कि प्रथम यूनिट का भी अध्ययन शुरू करेंगे। और प्रथम यूनिट का अध्ययन भारतीय समाज की एकता पर है, उसको भी हम सितंबर माह में देखेंगे। आज के लिए ही अपना इतना ही पाठ्यक्रम है। धन्यवाद।